नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैली करते हुए अब आपको नजर आएंगे। और बात अगर हम राजस्थान की कर ले, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो बीजेपी है वो मिशन 25 को लेकर के अब कवायद करती हुई नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, एक एक सीट पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं निरंजन पोद्दार जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है निरंजन जी आपका। धन्यवाद आयुषी। निरंजन जी, जिस हिसाब से देखिए अब लगातार राजस्थान के लिहाज से हम बात कर ले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोटपुतली से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो 2014-19 में खाता नहीं खुला है। और इस बार क्योंकि जो टक्कर है बहुत ही जोरदार देखने को मिल रही है। एक तरफ क्योंकि दल बदल की राजनीति भी देखने को मिली है। आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण और मरुधरा से मोदी क्या संदेश देंगे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए आयुषी, आज की तारीख में अगर हम बात करें राजस्थान की या राजस्थान की राजनीति की, तो आप ये देख करके दोनों चीजों के अंदर आप अपने आप स्वयं में एक फर्क देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व डे टू डे बेसिस पे हर चीज से अपडेट होता है। जैसे आपका सवाल था कि मरुधरा से मोदी जी क्या संदेश देने जा रहे हैं कोटपुतली के अंदर जो रैली कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था, और उस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जो शेखावाटी अंचल या यूं कहें कि ये वाला जो बेल्ट है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उसके अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक लगा था। लेकिन इनका अपडेट, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कितना राजनीतिक रूप से अपडेट रखती है, ये इस चीज का प्रमाण है कि आपने देखा होगा कि कल जैसे अमित शाह जी सीकर के अंदर गए थे और वहां पे उन्होंने चुनावी कार्यक्रम किए और रोड शो किया, और आज प्रधानमंत्री जी कोटपुतली। तो कोटपुतली का जिस तरीके से आपने बात की, तो ये केवल आप ये मत मान के चलिए कि जयपुर ग्रामीण की सीट का एक भाग है, यूं कहें कि जयपुर ग्रामीण की एक सीट। कोटपुतली अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कितने क्षेत्र को प्रभावित करता है। एक तरफ आप देखेंगे अलवर इससे जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ आप देखेंगे हरियाणा का जो जिसको कहते हैं सीमावर्ती क्षेत्र यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके साथ यहाँ से सीकर की सीमा लगती है, यहाँ से आप देखेंगे झुंझुनू की सीमा लगती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, उसके बाद में शेखावाटी, यहाँ के अलवर और तमाम जो 10-12 सीटें हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व है जो कहीं ना कहीं अभी सीट बंटवारे या सीट शेयरिंग, या यूं कहें कि किसको चुनाव लड़ाना है किसको चुनाव नहीं लड़ाना है, अभी वहीं पर फंसा हुआ है, यानी कि दिल्ली के अंदर ही फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो आज धूम धड़ाके से पूरी तरह राजस्थान के अंदर एक्टिव है, और लगातार बैक टू बैक कार्यक्रम हो रहे हैं कि कल अमित शाह जी गए, आज नरेंद्र मोदी जी गए, उसके बाद में आपने देखा होगा केंद्रीय नेताओं के प्रोग्राम बने लगे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को पूरा मथने पे उतारू है, और इसी का परिणाम है कि ये जिस तरीके से राजनीति में इनको सफलता मिलती है, उसका मुख्य कारण यही है कि आज ये बाकी राजनीतिक दलों से, यानी कि विपक्ष से आप ये समझ लीजिए कई कदम आगे चलने की नीति इन्होंने अपनाई हुई है। बिल्कुल निरंजन जी, और हमने देखा था विधानसभा चुनाव में कितना फायदा बीजेपी को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा करते हुए नजर आए, बड़े बड़े कद्दावर नेता भी दौरा करते हुए नजर आए। जैसे कि आपने बात की, कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दौरा करते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने मीटिंग भी ले लिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा खास भी हो जाता है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब देखा गया था, वो चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आए थे, कांग्रेस पर जम करके बरसते हुए नजर आए थे। जाहिर सी बात है, आज भी जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो विपक्ष को तो जरूर घेरने वाले हैं। निश्चित रूप से विपक्ष को घेर रहे हैं। साथ के अंदर देखिए जिस तरीके से अभी आप देखेंगे कल अमित शाह जी ने भी जिस तरीके से विपक्ष को घेरा, अब केवल विपक्ष पे हमला ही नहीं कर रहे, अब इन्होंने अपनी सभी रणनीति के तहत अपने पिछले 10 साल के जो काम है वो भी अपनी हर एक चुनावी सभा के अंदर ये गिनवा रहे हैं, या यूं कहें कि अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। साथ में राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि सरकार बनते ही उसके बाद में जो पूर्वी नहर परियोजना है उसके ऊपर इन्होंने बड़ी तत्परता से और बड़ी द्रुत गति से उसके ऊपर कार्य किया। और इधर आप देखेंगे जो शेखावाटी अंचल है
उसके जो जिस तरीके से 8-10 जिले या 5-7-8 जिले जो पानी से प्रभावित है, इधर यमुना का पानी जो लाने की जो इन्होंने जो पाइपलाइन योजना जो बनाई हुई है, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए आज राजस्थान के अंदर जो पानी का मुद्दा है ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पानी की वजह से लोग परेशान होते हैं, और कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग है या जो जो कृषक वर्ग है उसके लिए भी पानी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो इन्होंने जिस तरीके से आप ये मान के चलें कि नहर परियोजनाएं या पानी की बात, साथ में जिस तरीके से राजस्थान और विशेषकर जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं शेखावाटी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, यहां से आप देखेंगे जिस तरीके से सेनाओं के अंदर लोग जाते हैं, या यूं कहें कि हर तीसरे परिवार से एक सैनिक भारतीय सेना में है। तो आज जिस तरीके से ये उत्तरी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आज जिस तरीके से पाकिस्तान को ठीक करने की बात कर रहे हैं, आज जिस तरीके से आतंकवाद को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर खुशहाली आने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें राजस्थान के हर एक नागरिक को, या यूं कहें कि जो इस चीज से जो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है उस वर्ग को भी कहीं ना कहीं ये साध रहे हैं। और जो कमियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रही वो कहीं ना कहीं इन प्रचारों के अंदर मेरे हिसाब से ये इस कमियों को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, राम निरंजन जी, विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैली की थी और कई मुद्दे वहां पर गिनाए थे। लगातार उन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से केंद्र सरकार काम कर रही है उसको लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जाहिर सी बात है, अब डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे थे जिसको लेकर के उन्होंने भुनाने की कोशिश की। केंद्र की अगर हम बात कर ले तो लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात करते हुए नजर आते हैं और लगातार उन्होंने अपील की है कि जनता के बीच जाइए, जो केंद्र सरकार ने कामकाज किए उसको लोगों को बताइए। यानी कि अब यहाँ पर मुद्दे कुछ अलग रहने वाले हैं विधानसभा के मुकाबले। लोकसभा में अलग कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? निश्चित रूप से देखिए आयुषी, इस चीज में कतई कोई आदमी इस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि जो चुनाव होता है, जिस प्रकार का चुनाव होता है, मुद्दे कहीं ना कहीं उन चुनावों के हिसाब से जनता वोट करती है। अगर बात करें जैसे मान लीजिए लोकल बॉडी के जब चुनाव होते हैं तो जनता उस हिसाब से अपनी नाली सड़क खड़ंजे इन चीजों के ऊपर, हैंडपंप इन चीजों के ऊपर जनता कहीं ना कहीं वोट करती है। विधानसभा का जब मामला आता है तो जनता प्रदेश के लिए वोट करती है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जनता, आप ये समझ लीजिए, राष्ट्र के मुद्दों के ऊपर वोट करती है। और आज जिस तरीके से अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्षों के शासनकाल की, तो उसके अंदर सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए जो हर एक शहर के अंदर पहले जिस तरीके से बम विस्फोट होते थे, या भारत के अंदर एक आंतरिक रूप से जिस तरीके से आतंकवाद ने पैर पसारा हुआ था, हर किसी भी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, राष्ट्रीय पर्व हो, या बहुसंख्यक समाज का कोई भी होली दिवाली, उस समय आपने देखा होगा कि यहाँ बम हो सकता है, वहां बम हो सकता है। और तमाम शहर यानी कि जो टियर 2 के जो शहर है उनके अंदर भी बम धमाके आप देखते हैं, हर साल 20 बम धमाके देश के अंदर होते थे। कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों के अंदर जनता उस चीज को भूल चुकी है कि अब कोई बम धमाका या कोई आतंकवाद, आज आतंकवाद सिमट करके आप ये समझ लीजिए केवल कश्मीर के 3 या 4 जिलों तक सीमित रह गया। तो एक तो ये चीज की बहुत बड़ी उपलब्धि। दूसरी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, इनकी सरकार ने आज जिस तरीके से एनर्जी पे कार्य किया है, आरुषि मुझे इस चीज को बताने में कोई गुरेज नहीं कि 2014 से पहले जो भारत के अंदर जो एनर्जी 26% शॉर्टेज हुआ करती थी, यानी कि बिजली का उत्पादन कम होता था, आज 14% 16% सरप्लस हो गया। तो यानी कि एनर्जी के ऊपर काम किया, और बिजली जो है वो हर एक आदमी की मूलभूत जरूरत के अंदर एक चीज मानी जाती है। और उसके बाद में चाहे उसके अंदर गरीबों को अनाज देना, या जो आयुष्मान भारत योजना, या जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस तरीके से लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है वो भी लोगों को दिखाई दे रहा है। और साथ में आज एक देश के अंदर एक जिसको कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जिस तरीके से इन्होंने समझ लीजिए नई परिभाषा गढ़ दी, जो जनता को दिखाई दे रहा है कि भाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो उसके अंदर भी आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी उसके ब्रांड एम्बेसडर बनकर निकल करके आ रहे हैं, तो जनता आज इसी वजह से आप देखेंगे विपक्ष कहीं ना कहीं इनका कुर्ता तो खींचने में लगा हुआ है। बेरोजगारी की भी बात करता है, महंगाई की भी बात करता है, नारी सुरक्षा की भी बात करता है, कानून व्यवस्था की भी विपक्ष बात करता है। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे नहीं है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि विपक्ष केवल भारतीय जनता पार्टी का कुर्ता खींच रहा है और नरेंद्र मोदी जी का कुर्ता खींचने का काम कर रहा है। विपक्ष ये नहीं बता पा रहा कि आप जो, अगर हम सत्ता में आए तो हम कैसे नारी सुरक्षा को कैसे और ज्यादा सुदृढ़ करेंगे, हम महंगाई को कैसे कम करेंगे, हम बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे,
लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं, इसके लिए हम पैसा कहां से लाएंगे, फंड कहां से आएगा, वो भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, तो उसका उसका रोड मैप क्या है? यानी कि उस प्रकार की उनकी कोई योजना नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो विपक्ष जो पिछले, समझ लीजिए अगर बात करूं कांग्रेस की, तो लगभग इस देश के ऊपर 58-60 साल जो शासन कर चुके हैं, और इसके अंदर जनता ये भी देख रही है। सर 1972 का चुनाव इंदिरा गांधी जी ने पहली बार गरीबी हटाओ के ऊपर चुनाव लड़ा था। आज 2024 के अंदर भी वही गरीबी या बेरोजगारी या महंगाई, यानी कि कहने का तात्पर्य इसी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल निरंजन जी, और लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तमाम बड़े कद्दावर नेता आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से जानती है कि कैसे जो कार्य किए गए हैं वो जनता के बीच ले जाना है। और जाहिर सी बात है, जब वो अपना संबोधन देंगे तो विपक्ष पर तो जमकर के बरसते हुए नजर आएंगे। निरंजन जी, बात अगर हम जयपुर ग्रामीण सीट की कर ले, तो यहाँ से बीजेपी ने प्रत्याशी को उतारा है जिनका नाम है राव राजेंद्र सिंह। और अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो अनिल चोपड़ा, यानी कि अनिल चोपड़ा को जिसको उतारा गया, उनकी आयु कम है, नए चेहरे पर कांग्रेस ने वहां पर दाव खेला है। इस सीट पर क्या टफ फाइट होने जा रही है? देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से जयपुर ग्रामीण सीट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जिस तरीके से, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जातीय समीकरण राजस्थान के अंदर बहुत मायने रखता है। और आप ये नहीं कह सकती कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जातीय समीकरण। लेकिन अगर जयपुर ग्रामीण सीट की बात करें, तो जयपुर ग्रामीण सीट आप ये समझ लीजिए, इधर कोटपुतली बहरोड से लेकर के, बहरोड सीमावर्ती क्षेत्र लगता है, वहां से लेकर के, और उधर दूदू और बहुत बड़ा क्षेत्रफल इसके अंदर आता है। तो उधर अगर आप देखेंगे तो सैनी समाज की ज्यादा संख्या है। लेकिन इधर अगर हम कोटपुतली और अगर इस साइड की अगर हम बात करें, तो इधर आप ये देखेंगे तो गुजर मीणा संख्या में ज्यादा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बात की है राव राजेंद्र सिंह जी की, तो राव साहब का वहां पे एक अपना अपना भी पकड़ है। और अगर गुजर वोट अगर भारतीय सचिन पायलट जी को मान करके, या सचिन पायलट जी वहां पे अगर गुजर वोटों को प्रभावित कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं राव साहब के लिए चुनौती रहेगी। अन्यथा मेरे हिसाब से राव साहब जी, अनिल चोपड़ा जी की मुकाबले बहुत भारी कैंडिडेट माने जाते हैं, क्योंकि राव साहब की जो राजनीति है वो वहां पे ग्राउंड धरातल की राजनीति है, और डे टू डे बेसिस पर लोगों के साथ उनका कनेक्ट है। इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, हर एक सीट के ऊपर ये साथ में ये चीज बोलनी अनिवार्य है कि साथ में जो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा साथ में जुड़ जाता है, और केंद्र के जो काम है, या यूं कहें कि राम मंदिर, धारा 370 और एक लाभार्थी वर्ग, और ये सारी चीज सारी जुड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जयपुर ग्रामीण की सीट के ऊपर मजबूती से, मेरे हिसाब से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है बनिस्पत कांग्रेस की। बिल्कुल निरंजन जी, और आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जाहिर सी बात है जो दल बदल की राजनीति है उस पर भी तो चर्चा होगी निरंजन जी। क्योंकि अभी देखने को मिला है कि कांग्रेस ने कई जगह पर प्रत्याशी को भी बदला है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी आज बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इसको लेकर के भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरेंगे विपक्ष को। निश्चित रूप से आयुषी जी, और देखिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हारे मन से कोई जीत नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के अंदर औपचारिकता पूरी करती हुई दिख रही है, चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही। क्योंकि आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने पन्ना प्रमुख, यानी कि अपना जो लोकल कैडर है उससे लेकर के, उसके बाद में प्रदेश की इकाई है, और उसके बाद में केंद्रीय इकाई, जिस तरीके से तीनों स्तरों के ऊपर ये जबरदस्त रूप से और रणनीतिक रूप से जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर आप स्थिति देखेंगे, तो आयुषी जी आप ये देखिए कि कांग्रेस ने कैंडिडेट तो दे दिए, लेकिन कैंडिडेट देने के बाद में उनका केंद्र का सपोर्ट कहां पे है? केंद्र तो आज भी कहीं ना कहीं दिल्ली में फंसा हुआ है। और साथ में आपने देखा होगा कि केंद्र ने एक तरह का, आप इसको यूं कहे कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे, यानी कि हमारे पास ना पैसा है क्योंकि हमारे तो अकाउंट फ्रीज हो गए, तो ना कैंडिडेट, और हमारे पास तो इस लीजिए किराए भाड़े के भी पैसे नहीं है। यानी कि यहाँ तक कांग्रेस ने लोगों को एक अघोषित रूप से संदेश दे दिया। तो आज जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन करके उनको टिकट दे करके, और एक तरह का आप ये समझ लीजिए उनके हाल पे उनको छोड़ दिया, एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केंद्रीय, जिस तरीके से प्रदेश टीम के साथ साथ
केंद्रीय टीम डे टू डे बेसिस के ऊपर बैकअप के साथ और डे टू डे बेसिस के ऊपर इनके पास रिपोर्टें पहुंच रही है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ऐसा हमें ऐसा लग रहा था, जो विश्लेषक हैं या जो राजनीतिक पंडित हैं या जो राजनीति को ग्राउंड से समझते हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शेखावाटी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कमजोर कड़ी साबित होगा। लेकिन अब आपने देखा होगा कि ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी को, इनका इंटरनल सर्वे है या इनका क्या अपना एक नेटवर्किंग है जिससे इनको पता चला, और इन्होंने आज अब हमें दिखाई दे रहा, चाहे कोटपुतली से संदेश की बात करें, चाहे अमित शाह के सीकर दौरे की बात करें, रोड शो की बात करें, कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे तो इनका जो आगे का जो रोड मैप है उसके अंदर इन्होंने शेखावाटी के ऊपर विशेष फोकस किया हुआ है। चाहे इसको शेखावाटी कहे, चाहे इसको इधर जाट बैठ कहे, तो आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई ये हमारी स्थिति यहाँ पे टाइट है, तो उधर ही फोकस कर दिया। और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीति, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये चीज भी आप देखिए आयुषी जी, कि राजनीति के अंदर, सत्ता के अंदर, या यूं कहें कि राजनीति के अंदर एक दूसरे के साथ घात प्रतिघात पार्टी के अंदर ही देखा जाता है, लेकिन कांग्रेस ऐसी बिरली पार्टी दिखाई दे रही है जिसके अंदर हार के अंदर भी एक दूसरे को निपटाने की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे, आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं जयपुर शहर की तो प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे, मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, पार्टी ने मेरे को जबरदस्ती आदेश दे दिया, इसलिए मुझे, यानी कि कहने का तात्पर्य, खाचरियावास जिस तरीके से कद्दावर राजनीति करते थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उनको निपटाने के लिए जयपुर शहर से उतारा गया है या यूं। तो कहने का तात्पर्य आज इस तरीके से, चाहे झुंझुनू के अंदर विजेंद्र ओला जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था लेकिन मेरे को जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इससे ऐसा लगता है कि राजनीति के अंदर, कांग्रेस की राजनीति में आज भी वो निपटाने वाला जो पॉलिसी है वो आज भी कहीं रुकी नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसी का कारण है कि दोनों पार्टियों के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क आपको दिखाई देगा, और यही जो चीजें हैं चुनाव में परिवर्तित हुई दिखाई देगी। जाहिर सी बात है, आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि बीजेपी में एक डिसिप्लिन देखने को मिलता है, चाहे आपसी मतभेद भी अगर नेताओं के बीच, मंत्री के बीच हो, तो वो पूरी तरीके से एक संगठन बना करके, कह लीजिए समिति बनाकर उसमें बैठक करके चिंतन मंथन होता है, लेकिन कांग्रेस में वो चीज दिख जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी में पूरी तरीके से डिसिप्लिन रहता है। और आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि निरंजन जी, विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम करके विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए थे, जो कार्य किए गए थे वो आम जनता तक पहुंचाते हुए नजर आए थे। तो आज का दौरा प्रधानमंत्री का काफी खास हो जाता है, क्योंकि इसके पास से कई और दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में देखने को मिलेंगे। निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद।